Hello students, myself Sharma Monica from Image English School. My subject is Hindi, Standard 9th, Chapter number 12, रानी. यह चैप्टर रानी जो कि एक गद्य है और इसकी ऑथर है महादेवी वर्मा. इनका जन्म सन 1907 ईस्वी में हुआ था और इनका निधन 1583 ईस्वी में हुआ था. लेट्स स्टार्ट. महादेवी वर्मा को पशु पक्षियों से बहुत ज़्यादा ही लगाव था. जो महादेवी वर्मा इसकी ऑथर है उनको पशु पक्षियों से बहुत लगाव था, गहरा लगाव था और उन्होंने उनसे संबंधित बड़े दिलचस्प और मार्मिक संस्मरण लिखे हैं. और प्रस्तुत इस संस्मरण में एक घोड़ी है. इस चैप्टर में एक घोड़ी है और उसका नाम रानी होता है और लेखिका को बचपन में उससे बहुत प्यार होता है. लेखिका कौन? जो कि महादेवी वर्मा है. उनको बचपन में उस घोड़ी से बहुत प्यार होता है और उनके पास में एक नेवला होता है, उसका नाम निक्की होता है और एक कुतिया होती है, उसका नाम रोज़ी होता है. उनको भी वो कभी भूली नहीं है और महादेवी जी की जो सहृदयता पाठक का दिल छू लेती है. लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा अर्थात मैं नीर भरी दुख की बदरी और तुम को नीव में ढूंढा, तुम में ढूंढी पीड़ा कहने वाली सहृदय, भावुक, अत्यंत संवेदनशील और समग्र नीव सृष्टि पर अनुकंपा वर्षण करने वाली छायावादी युग की अप्रतिम रचनाकार. छायावादी युग के 4 स्तंभ गिने जाते हैं: प्रसाद, पंत, महादेवी और निराला. ये कौन है? ये ऑथर के नेम है ना. ये कौन से युग की ये 4 स्तंभ है? छायावादी युग के 4 स्तंभ कौन कौन है? पहला है प्रसाद, सेकंड है पंत जी, थर्ड है महादेवी और फोर्थ है निराला. इनकी कहानियाँ बहुत फेमस है. इनकी संस्मरण, लेखिकाएँ, पत्रिकाएँ, नाटक बहुत फेमस है. इनमें प्रसाद के साथ सदैव इतिहास बोध रहा तो पंत प्रकृति के कोमलकांत पदावली के रचनाकार के रूप में पहचाने गए. इन्होंने क्या किया है? प्रसाद जी ने हमेशा इतिहास बोध का इनको इतिहास का बोध रहा है और पंत जी ने क्या करा है? हमेशा प्रकृति के बारे में लिखा है. निराला अपनी ओजस्विता और रौद्रता के लिए और महादेवी जी धीर, गंभीर, दर्द और दास्तान सुनाने वाली कवित्री के रूप में पहचानी गई. फर्रुखाबाद का उत्तर प्रदेश जन्मी महादेवी सही अर्थ में एक विदुषी और प्रगल्भा नारी के रूप में समग्र जीवन जी गई. मुख्यतया महादेवी कवित्री ही रही, किंतु स्मृति की रेखाएं जैसी रचना के द्वारा उत्तम गद्यकार, रेखा चित्रकार के रूप में अपनी पहचान बनाने में सफल रही है. प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य और कुलगुरु के पद पर रहकर शिक्षा के क्षेत्र में अपने अनुपम योगदान दिया है. निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्यगीत, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं आदि आपकी बहुचर्चित एवं लोकप्रिय रचनाएं हैं. यह रानी नामक एक घोड़ी उनके 2 साथी निक्की और रोजी के साथ आई है. यहाँ पर कौन है? ये घोड़ी आई है, उसका नाम क्या है? रानी है और उसके 2 साथी है. निक्की मतलब नेवला, उसका नाम निक्की है और रोजी एक कुतिया है. वो अपने साथी के साथ यहाँ आई है. सम्मिलित है जिसका बड़ा मार्मिक और भावुकतापूर्ण शैली में चित्र अंकित किया है. ऐसा लगता है यह नेवला, यह कुत्ता और यह घोड़ी हमारे सामने ही है. पशु, पंछी और निर्दोष भोले ऐसे प्राणियों के प्रति महादेवी जी का स्नेह और प्रेम छलकता नजर आया है. लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. रियासत होने के कारण इंदौर में शानदार घोड़ों और सवारों का आधिक्य था. इसके अतिरिक्त हम
अंग्रेजों के बच्चों को छोटे टट्टुओं या सफ़ेद गधों जिसकी जाति के संबंध में रामा ने हमारा ज्ञानवर्धन किया था पर घूमते देखते थे, है ना। छोटे बच्चों को कहीं पे बिठाया जाता है, गधों पर, जिनको टट्टुओं बोलते, छोटे टट्टुओं या सफ़ेद गधों पर बिठाया जाता था और उनको उनके ऊपर बैठकर घूमते हुए देखते थे। रामा की कहानियों में तो राजा अपराधियों को गधे पर चढ़ाकर देश निकाला देता था। मतलब पहले के ज़माने में क्या करता था, राजा जो अपराधी थे जिनको दंड मिलता था उनको क्या करते थे, अपराधियों को गधे पर बिठाकर और फिर देश से निकाल दिया जाता था। इन्हें गधों पर बैठकर प्रसन्नता से घूमते देखकर विश्वास करना कठिन था। मतलब उन गधों पर बैठ के उनको क्या होती थी, खुशी होती थी, और जब हम देखते थे तो ऐसा हमको विश्वास नहीं होता था, विश्वास करना कठिन था कि इन्हें दंड मिला है। रामा के पास हमारी जिज्ञासा का समाधान था। इन्हें विलायत में गधे पर बैठने का दंड देकर भारत भेजा गया था। ये जब विलायत गए थे तो इनको काय का दंड मिला था, गधे पर बैठ के, और इनको भारत भेजा गया था क्योंकि वहाँ यह वाहन नहीं है। एक दिन हम तीनों ने बाबूजी को मौखिक स्मृति पत्र मेमोरेंडम दिया कि हमारे पास छोटा घोड़ा न रहना अन्याय की बात है। यदि अन्य बच्चों को घोड़े पर बैठने का अधिकार है तो हमें भी यह अधिकार मिलना चाहिए। बाबूजी ने हंसते हुए पूछा, सफ़ेद टट्टू पर बैठोगे? तुम कहो के साथ ठेलम ठाल के उपरांत मैंने अगुआ होकर गंभीर मुद्रा में उत्तर दिया, सफ़ेद टट्टू तो गधा होता है। मतलब बाबूजी हमको चिढ़ा रहे थे कि सफ़ेद टट्टू पर बैठोगे, और फिर बोलते तुम कहो करके, और ये बात बढ़ती गई, और फिर हमने गंभीर मुद्रा पे उन्होंने उत्तर दिया कि सफ़ेद टट्टू तो गधा होता है जिस पर बैठाकर सजा दी जाती है। पता नहीं हमारे ज्ञान के वजस्त्र स्रोत रामा को बाबूजी ने डांटा या नहीं, परंतु कुछ दिन बाद हमने देखा कि एक छोटा सा चॉकलेटी रंग का टट्टू आंगन के पश्चिम वाले बरामदे में बांधा गया है। बरामदा तो घोड़े बांधने के लिए बनाया नहीं गया था, अतः बाहर से टट्टू को लाने के लिए दीवार में एक नया दरवाज़ा लगाया गया और उसकी मालिश करने तथा खाने पीने, घूमने आदि उसकी देखरेख के लिए छुट्टन नाम का एक साइंस रखा गया। जो इनकी टट्टुओं की देखभाल करता था वह कौन था? एक छुट्टन नाम का एक लड़का रखा गया। अब तो हम उस छोटे टट्टू से बहुत प्रभावित और आतंकित हुए। हमारे यहाँ हमारे अन्य साथी जीवों के लिए न मकान में कोई परिवर्तन हुआ, न कोई विशेष नौकर रखा गया। रामा को तो नौकर कहा नहीं जा सकता क्योंकि वह तो डांटने फटकारने के अतिरिक्त हमारे कान भी खींचता था और हमारी खिड़की तक दरवाजे में परिवर्तित नहीं हो सकी, जिससे हम रोजी और निक्की के साथ कूदने के कष्ट से मुक्त हो सकते हैं। बाबूजी से यह सुनकर भी कि वह टट्टू हमारी सवारी के लिए आया है, हम सब 4-5 दिन उससे रुष्ट और अप्रसन्न ही घूमते रहे। उससे रुष्ट रहते रहे, मतलब उससे गुस्से ही रहते रहे, और हम उससे खुश नहीं हुए और उस पर ऐसे ही घूमते रहे। परंतु अंत में उसने हमारी मित्रता कर ही ली। रामा से उसका नाम पूछने पर ज्ञात हुआ कि उसे ताज रानी कहकर पुकारा जाता है। रामा से पूछा गया तो उसने क्या नाम बताया उसका? ताज रानी। फिर ताजमहल का चित्र हमने देखा था और रामा और कल्लू को माँ की सभी कहानियों में रानी के सुख दुख की गाथा सुनते सुनते हम उसके प्रति बड़े सहृदय हो गए। ताजमहल जैसे भवन की रानी होने पर भी वह यहाँ से कहानी की रानी की तरह निकाल दी गई, यह कल्पना करते ही हमारी सारी ईर्ष्या और सारा रोब करुणा से पिघल गया और हम उसे और अधिक आराम देने के उपाय सोचने लगे। वह इतनी सुंदर थी कि अब तक उसकी छवि आँखों में वसी जैसी है। हल्का चॉकलेटी चमकदार रंग जिस पर दृष्टि फिसल जाती थी, खड़े छोटे कानों के बीच में माथे पर झूलता अयाल का गुच्छा, बड़ी काली स्वच्छ और पारदर्शी जैसी आँखें, लाल नथुने जिन्हें फुला फुला कर चारों ओर की गंध लेती रहती, उजले दांत और
लाल जीभ की झलक देते हुए गुलाबी ओठों वाला लंबा मुंह जो लोहा चबाते रहने पर भी शत-विशत नहीं होता था। ऊंचाई के अनुपात से पीठ की चौड़ाई अधिक है। सुडौल मजबूत पैर और सघन पूंछ तो मक्खियाँ उड़ाने के क्रय में मोरछल के समान उठती गिरती रहती थी। उस समय यह सब समझने की बुद्धि नहीं थी, परंतु इतने दीर्घ काल के उपरांत भी स्मृति पट पर वे रेखाएं ऐसे उभर आती है जैसे किसी अदृश्य स्याही से लिखे अक्षर अग्नि के ताप से प्रत्यक्ष होने लगते हैं। हम बार बार सोचते हैं कि यह कुछ और छोटी क्यों न होती तो हम रोज़ी और निक्की के समान उसे भी अपने कमरे में रख लेते। वो लोग क्या सोचते थे, बार बार यह सोचते थे कि यह घोड़ी निक्की और रोज़ी जैसी छोटी क्यों नहीं है। अगर वो छोटी होती तो हम इन्हें अपने कमरे में रख लेते। रानी को अपने कमरे में ले जाना संभव नहीं था, अतः अस्तबल बना हुआ बरामदा ही हमारी अराजकता का कार्यालय बना। बरामदा घोड़े बांधने के लिए तो बना नहीं था, अतः उसकी दीवार में एक खुली अलमारी और कई आतेताक थे। उन्हीं में हमारा स्वेच्छया विस्थापित और शरणार्थी खिलौनों का परिवार स्थापित होने लगा। रानी की गर्दन में झूल झूल कर, उसके कान और अयाल में फूल खोस खोस कर और उसको बिस्कुट मिठाई आदि खिला खिला कर थोड़े ही दिनों में हमने उससे ऐसी मैत्री कर ली मतलब मित्रता कर ली, फ्रेंडशिप कर ली कि हमें न देखने पर वह अस्थिर होकर पैर पटकने और हिनहिनाने लगती। अगर वह हमको थोड़ी देर नहीं देखती तो वो क्या करने लग जाती थी, पैर पटकने लग जाती थी और हिनहिनाने लगती थी। फिर हमारी घुड़सवारी का कार्यक्रम आरंभ हुआ। मेरे और बहन के लिए सामान्य छोटी पर सुंदर जीन खरीदी गई और भाई के लिए चमड़े के घेरे वाली ऐसी जीन बनवाई गई जिससे संतुलन खोने पर भी गिरने का भय नहीं था। बाहर के चबूतरे पर खड़े होकर हम बारी बारी से रानी पर आरूढ़ होते, मतलब रानी पर हम बारी बारी से बैठते थे और छुट्टन साथ दौड़ता हुआ हमें घुमाता। सवेरे भाई बहन घूमते और स्कूल से लौटने पर तीसरे पहर या संध्या समय मेरे साथ यह कार्यक्रम दोहराया जाता। परंतु ऐसी सवारी से हमारी विद्रोही प्रकृति कैसे संतुष्ट हो सकती थी। अस्तबल में रानी की गर्दन में झूलकर तथा स्टूल के सहारे उसकी पीठ पर चढ़कर भी हमें संतोष न होता था। वह रानी से इतना हिल-मिल गए थे कि वह सुबह तो उसके साथ घूमते ही थे उसकी पीठ पर बैठकर, पर शाम को भी आते थे तो कभी उसके ऊपर झूम जाते थे, उसकी पीठ पर चढ़ जाते थे तो भी उनको संतोष नहीं होता था। अंत में एक छुट्टी के दिन दोपहर में सबके सो जाने पर हम रानी को खोलकर बाहर ले आए और चबूतरे पर खड़े होकर उसकी नंगी पीठ पर सवारी करके बारी बारी से अपनी अधूरी शिक्षा की पूरी शिक्षा हम लेने लगे। यह स्वाभाविक ही था कि ताज रानी हमारी अराजक प्रवृत्तियों से प्रभावित हो जाती। वास्तव में बालकों में चेतना के विभिन्न स्तरों का बोध न होकर सामान्य चेतना का ही बोध रहता है, अतः उनके लिए पशु पक्षी वनस्पति सब एक परिवार के हो जाते हैं। निक्की रानी की पूँछ से झूलने लगता था। निक्की मतलब कौन? नेवला क्या करता था? वो घोड़ी जो कि रानी नाम है उसका, उसकी पूँछ से क्या करता था? उसकी पूँछ को पकड़कर झूलने लगता था। और रोज़ी जो कि कुत्तिया थी, रोज़ी नाम की, वह इच्छानुसार उसकी गर्दन पर उछलकर चढ़ती और नीचे कूदती थी और हम सब उसकी पीठ पर ऐसे गर्व से बैठते थे मानो मयूर सिंहासन पर आसीन हो। वो लोग सब कैसे बैठते थे उसकी पीठ पर? जैसे कि मयूर मतलब मोर उनके पीठ पर बैठ गया हो। रानी हम सब की शक्ति और दुर्बलता जानती थी। उसकी नंगी पीठ पर अयाल पकड़कर बैठने वालों को वह दुल की चाल से इधर उधर घुमाकर संतुष्ट कर देती थी। परंतु एक बार मेरे बैठ जाने पर भाई ने अपने हाथ की पतली संटी उसके पैरों में मार दी। चोट लगने की तो संभावना ही नहीं थी, परंतु इससे न जाने उसका स्वाभिमान आहत हो गया या कोई दुखद स्मृति उभर आई।
वह ऐसे वेग से भागी मानो सड़क, पेड़, नदी, नाले सब उसे पकड़कर बांध रखने का संकल्प किए हो। क्या हुआ था, उसके छोटे भाई उसको मतलब ऐसे मतलब उसने क्या किया, दुर्बलता जानती थी और उसने क्या करा, उसकी नंगी पीठ पर वो लोग बैठ गए और बैठने वालों को वह धीरे धीरे घुमा रही थी। परंतु एक बार पता नहीं क्या हो गया कि उसके भाई के बैठ जाने पर उसने उसके हाथ से उसकी पतली संटी उसके पैरों में मार दी और उसको मारने से उसको चोट लगने की संभावना तो नहीं थी, मतलब इतनी जोर से नहीं मारा था कि उसको चोट लग जाए, परंतु उसको पता नहीं क्या हुआ, उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंची या उसको कुछ ऐसी दुर्घटना, कोई दुखी दुर्घटना याद आ गई और वो वैसा करके और ऐसा बिहेव करने लग गई। बहुत ज़ोर से सड़क पर वो दौड़ने लग गई और सड़क, नदी, नाले सब उसे पकड़ बांध करने का संकल्प किए हो। कुछ दूर मैंने अपने आप को उस उड़न खटोले पर संभाला, परंतु गिरना तो निश्चित था। मेरे गिरते ही रानी मानो अतीत से वर्तमान में लौट आई और इस प्रकार निश्चल खड़ी रह गई जैसे पश्चाताप की प्रस्तर प्रतिमा हो। मतलब रानी को कुछ समझ में नहीं आया, वो लगाने लग गई और उस पर वो लेखिका है वो बैठी हुई थी और उसने अपने आप को बहुत संभाला, पर फिर भी वह गिर गई और जब वह गिर गई तो रानी को बहुत दुख हुआ और वह पश्चाताप करने लगी और फिर साथियों की चीख पुकार से सब दौड़े और फिर बहुत दिनों तक मुझे बिछाने पर पड़ा रहना पड़ा। स्वस्थ होकर रानी के पास जाने पर वह ऐसी करुण पश्चाताप भरी दृष्टि से मुझे देखकर हिनहाने लगी कि मेरे आंसू आ गए। एक बार भाई के जन्मदिन पर नानी ने उसके लिए सोने के कड़े भेजे। सामान्यतः हम कोई भी नया कपड़ा या आभूषण पहनकर रानी को दिखाने अवश्य जाते थे। सुंदर छोटे छोटे शेर मुंह वाले कड़े पहनकर भाई भी रानी को दिखाने गया और न जाने किन प्रेरणा से वह दोनों कड़े उतारकर रानी के खड़े सतर्क कानों में वलय की तरह पहनाया। उसने क्या करा, उसकी नानी ने जो सोने के कड़े भेजे थे वह क्या करा, रानी के पास गया और उसके कानों में उसने वह कड़े पहना दिए। फिर हम सब खेल में कड़ों की बात भूल गए। संध्या समय भाई के कड़े रहित हाथ देखकर जब माँ ने पूछताछ की तब खोज आरंभ हुई, पर कहीं भी कड़ों का पता नहीं चला। रानी अपने कान के घुरों से खोदती और हिनहिनाती रही। अंत में बाबूजी का ध्यान उसकी ओर गया और उन्होंने मिट्टी हटाने का आदेश दिया। किसी ने कुछ गहरा गुड्ढा खोदकर दोनों कड़े गाड़ दिए थे। दंड तो किसी को नहीं मिला, परंतु रानी सारे घर के हृदय में स्थान पा गई। एक घटना अपनी विचित्रता में स्मरणीय है। एक सवेरे उठने पर हमने रानी के पास एक छोटे से घोड़े के बच्चे को देखा। यह कहा था, कह कह कर हमने रामा को इतना थका दिया कि उसने निरुपाय घोषणा की कि वह नया जीव रानी के पेट में दाना चारा खाकर सो रहा था। भाई ने उत्साह से पूछा, और भी है? और रामा ने स्वीकृति से सिर हिलाया। अब तो हम विस्मित भी हुए और क्रोधित भी। वे छोटे जीव कोई काम धाम नहीं करते और हमको पीठ पर बैठाकर दौड़ने वाली रानी का दाना चारा स्वयं खाकर उसके पेट में लेटे रहते हैं। भाई ने कहा, रानी का पेट चीरकर हम कम से कम एक और बच्चा घोड़ा निकाल ले, तब बच्चे घोड़ों पर वे छोटे भाई बहन बैठेंगे और रानी मेरी सेवा में रहेगी। प्रस्ताव मुझे भी उचित जान पड़ा, पर जब सब दोपहर को वह कहीं से शाक काटने का चाकू ले आया, तब मेरे साहस ने जवाब दे दिया। एक और भी समस्या की और हमारा ध्यान गया। आखिर हम रानी का पेट सिएंगे कैसे? माँ की महीन सी सुई से तो सीना संभव नहीं था। टाट सीने का बड़ा सूजा रामा अपनी कोठरी में रखता था, जहाँ हमारी पहुँच नहीं थी। कुछ दिनों के उपरांत जब रानी का अश्व शिशु कुछ बड़ा होकर दौड़ने लगा, तब हमें न अपना क्रोध स्मरण रहा और न प्रस्ताव। इस तरह से यह एक विचित्र प्रस्ताव था।
बालिका महादेवी के भाई ने सुझाव दिया कि चाकू से रानी का पेट चीरकर अंदर जो जीव है उसको हम बाहर निकाल लेंगे, परंतु शाक काटने का चाकू लाया तो महादेवी का साहस नहीं हुआ, क्योंकि शाक काटने के उससे किसका पेट कैसे काटेंगे। एक समस्या की और उनका ध्यान गया और पेट चीर डालने पर वह कैसे सिला जाएगा, मतलब उसका पेट तो हम काट देंगे पर फिर वो सिला कैसे जाएगा। सुई डर से तो काम चलेगा नहीं। रामा के पास से बड़ा सूजा मिलना असंभव था, इसीलिए वह सुझाव व्यवहार में न ला सका और शिशु बड़ा होने पर सब उसके साथ खेलने लगे और पेट में रहे उस जीव के प्रति उनका क्रोध भी शांत हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज शब्दार्थ और टिप्पणी। बद्री मतलब बादल, अनुकंपा मीन्स दया, भावना प्रकट करना, रियासत मीन्स राज्य, ठेलम ठाल मीन्स चलना, विलायत मीन्स ब्रिटेन, विस्थापित मतलब स्थान से छुटा हुआ, अस्तबल मतलब घोड़ों का आवाज़, जहाँ पर घोड़ों को रखा जाता है उसे अस्तबल कहते हैं। अयाल मतलब लगाम, बागडोर, संती मीन्स सोटी और बरामदा मीन्स बरंडा। मुहावरे। आँखों में बसना मतलब हृदय में समाना और जवाब दे देना मतलब अंत हो जाना, नष्ट होना। कंप्लीट दिस चैप्टर and all exercise complete in CW. Thank you.